अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनल ऑडिट और हम जिस स्टेज तक पहुंच गए थे इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में। तो इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिविटी टू बी एग्जामिन्ड मस्ट बी डिफाइंड। इफ purchasing procedure is to be examined, it has to be determined whether the purchasing activity shall include only the purchase of material। इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस में हमें अपनी डिटेल में एक्टिविटी डिफाइन करनी होती है कि इंटरनल ऑडिट के वो कौन सा एरिया है जिसको हमें एग्जाम करना है और उस एरिया की वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी एग्जामिनेशन में शामिल होंगी। जैसे कि एग्जांपल है इसमें कि हम अगर किसी परचेज के हवाले से एग्जाम करने जा रहे हैं तो परचेज में ओवरऑल परचेजिंग शामिल होगी या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल परचेजिंग जैसे कि रॉ मटेरियल, या सिर्फ हम मटेरियल की परचेजिंग को फोकस करेंगे। तो ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है कि परचेजिंग ओवरऑल होगी या स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कोई मटेरियल या स्पेसिफिक कोई गुड्स को हम कंसीडर करेंगे। Thereafter, the policy with regard to the activity, its procedure and control device must be observed. Workflow chart should be prepared in this regard. इस ज़मन में हमें देखना होगा कि जो भी हम एरिया एग्जामिन करने जा रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या मेंशन की गई है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जिस पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो हम ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार क्या है, और सबसे अहम चीज़ कि कंट्रोल डिवाइस क्या यूज़ की जाएगी। कंट्रोल डिवाइस वो होती है जिसके ज़रिए हम लिमिटेशन डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कितने टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट होगी और कोई भी एक्टिविटी के लिए कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम की जाएगी। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्रोल डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस एफिशिएंट और इफेक्टिव है या परफॉर्मेंस अनएफिशिएंट या अनइफेक्टिव है। तो इस तरह हम अपने इंटरनल ऑडिट के ज़रिए अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते चले जाते हैं। द थर्ड स्टेप इंटरनल कंट्रोल का होता है सम sample of the transaction related to that activity shall be selected which should present all the transaction of the same nature। हम इंटरनल ऑडिट के दरमियान जो भी एक्टिविटीज को फोकस कर रहे होते हैं उसकी हम कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं और उस ट्रांजैक्शन की या जो एक्टिविटीज हैं उनको एग्जामिन करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि उससे रेलेवेंट और उस डोमेन में जितनी भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट की गई होंगी वो सही थी या नहीं, एफिशिएंट थी या नहीं। फोर्थ स्टेप इंटरनल ऑडिट के अंदर होता है, फोर्थ स्टेप वुड बी टू सब्जेक्ट द सेलेक्टेड sample include the checking of documents and vouchers, briefing from the employees and concerned outsider, and reference to relevant manuals। फोर्थ स्टेप पे हम उस जिस ऑब्जर्वेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस सैंपल सेलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट चेकिंग करते हैं। टेस्ट चेकिंग करने के दौरान हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो होता है उसके उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वाउचर को एग्जामिन करना, उस ट्रांजैक्शन में जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं उनसे नेगोशिएट करना और आउटसाइड जो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं उस ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में उनसे कंसर्न करना ताकि ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और क्वालिटी को ऑब्जर्व किया जा सके। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम जो है इम्पोर्टेंट एरर ऑफ examined work must be segregated from tracing and the reason thrown person responsible for them must be discovered। ये वो स्टेज होता है इंटरनल कंट्रोल का जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज के अंदर अगर किसी भी
नौइयत का कोई एरर है, तो वो एरर के एग्जीक्यूट होने में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो कौन ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेटर है, अथॉरिटी होल्डर है, जिसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और इस डोमेन में हम चेक करते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी को किस तरह फुलफिल किया और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह बेयर किया। इस तरह हम उस डेजिग्नेटर अथॉरिटी होल्डर की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करते हैं। सिर्फ जो लास्ट स्टेप होता है इंटरनल ऑडिट का, उसके अंदर लास्टली द ऑडिटर मस्ट प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑन हिज वर्क which should not be extensive, since busy as the management is, there would not be enough time at their disposal to go throughout a long report. But the report should be so brief that there may be a difficulty in constructing the report must suggest measure to remove the flow and loophole. लास्ट स्टेज जो हमारा आता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, उसके अंदर हम इस चीज को मेंशन या फोकस करते हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनल ऑडिट की एक रिपोर्ट डेवलप करे। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर वो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए जिस डोमेन में हम जिस एरिया को फोकस कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये जजमेंट की जाती है कि वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, उस एक्टिविटी के अंदर अगर कोई लूपहोल्स हैं या उसके अंदर कोई वीकनेसेस है, तो वो वीकनेसेस की कॉजेस क्या थी, उस वीकनेसेस के रिस्पॉन्सिबल कौन है, और उस वीकनेसेस से ऑर्गेनाइजेशन ने जो सफ़र या कोई लॉस फेस किया है तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो ये वो बुनियादी तौर पे 6 स्टेप हैं जो कि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर फोकस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और इस तरह हम इंटरनल ऑडिट के ज़रिए इंटरनल कंट्रोलिंग को मैक्सिमम लेवल पर श्योर करते हैं, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल को बढ़ाते हैं, और इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिट होगा, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अभी हम जरा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज की जो क्लास है, हमने इसके अंदर लास्ट क्लास 2 क्लासेस के अंदर जो हमने सेक्शन कवर किया इंटरनल ऑडिट का, वो क्या क्या थे। हमने इंटरनल ऑडिट को फोकस किया कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है, और इंटरनल ऑडिट की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फिर हमने फोकस किया इंटरनल ऑडिट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सेकंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये वो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इंटरनल ऑडिटिंग के जरिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी ऑफ एसेट्स, एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, टू फैसिलिटेट स्टेचुरी ऑडिट। ये वो 6 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इंटरनल ऑडिट के जरिए अचीव करते हैं। फर्दर जो ऑब्जेक्टिव हैं, टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ एसेट्स एंड देयर प्रॉपर अकाउंटिंग, improvement in procedures, to check commitment in planning, to review। तो ये वो टोटल हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इंटरनल ऑडिट के जरिए अचीव करते हैं, और इस तरह हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हमने देखा है इंटरनल ऑडिट का जो सीक्वेंस है, प्रोसेस है, उसके 6 स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप हमने फोकस किया जिसके जरिए हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनल ऑडिट का जो एरिया है वो क्या क्या होगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि जो भी एरिया हम फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या वाज़ह की गई थी, और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस क्या क्या डेवलप की गई थी। फिर हमने थर्ड स्टेप देखा कि हम इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस में किस तरीके से अपने ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के लिए सैंपल सेलेक्ट करते हैं, और जिसकी बुनियाद पर हम अज्यूम करते हैं कि परफॉर्मेंस फेवरेबल थी या अनफेवरेबल। फोर्थ स्टेप में हमने देखा
कि ये जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं इसको टेस्ट चेक के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है और इस टेस्ट चेकिंग रिप्रेजेंट करती है होल प्रोसीजर को। फिर स्टेप में हमने देखा कि हम किस तरीके से एरर्स अगर कोई अकर्ड हुए हैं तो उसको एग्जामिन करते हैं और इन एरर्स को किस तरीके से इस एरर के एग्जीक्यूशन में कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया जाता है। और सिक्स स्टेप जो लास्ट स्टेप था उसके अंदर हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट की भी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और इस ऑडिट रिपोर्ट में वो साइज स्टेटमेंट डेवलप करता है कि इंटरनल कंट्रोलिंग किस हद तक स्मूथ, फेवरेबल और एक्यूरेट है, और अगर इसमें कोई डेविएशन है तो वो क्या डेविएशन है जिसको खत्म करके हम इंटरनल कंट्रोलिंग को स्मूथ बना सकते हैं।